system. You've also seen that this bandwidth of this function in I think analog circuits or electronic devices and circuits, वहाँ भी आपने ये चीज देखी होगी. नहीं देखी तो we will discuss here. This is your first order RC filter, and your circuit it is also set a first order control system. This is R of t. This is C of t. है ना? Okay. Now, if I basically convert this circuit into S domain, so I can say that C S upon R of S equal to 1 upon SC upon R plus 1 upon SC. ये हमने जब भी हमने कैलकुलेट किया हुआ था with the help of voltage divider rule, है ना? So यहाँ से वैल्यू आ जाएगी C of S upon R of S equal to that is 1 upon 1 plus SRC. यार ये जो जितने भी लेट लोग ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा ध्यान रखो, स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लिया करो. Now if I want to convert this Laplace domain into frequency domain, then I know that I can put S equal to j omega. यहाँ पर मैं S equal to j omega को पुट करूंगा तो C of S upon R of S ये हो जाएगा that is 1 upon 1 plus j omega RC. ठीक है, 1 upon 1 plus j omega RC. If I have to convert this into 1 plus j 2 pi f RC, where omega equal to 2 pi f, you know that the omega is a radiant frequency and f is a normal frequency. Here generally there is one cutoff frequency, उसकी जो value होती है that is 1 upon 2 pi RC. So this expression is, मैं यहाँ put कर रहा हूँ ना, मैं इसको एक assume कर रहा हूँ कि I assume that FC equal to 1 upon 2 pi RC. तो मैं इसको किस तरह से represent कर सकता हूँ, that is 1 upon 1 plus J F upon FC. J equal to F upon FC, where FC is the half power bandwidth of low pass filter. ये आप लोग अभी जब कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो ये चीज आपको बताएंगे व्हाट इज अ हाफ पावर बैंडविड्थ. और मैंने तो मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है कि शायद मैंने एक बार आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ था व्हाट इज दिस हाफ पावर बैंडविड्थ. हाफ पावर बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि वो फ्रीक्वेंसी, बिकॉज़ द लो पास फिल्टर का जो ग्राफ आएगा ना वो कुछ इस तरीके से रहेगा. लो पास फिल्टर कुछ इस तरीके से रहेगा. थोड़ा सा इसको एक मिनट बताता हूँ किस तरीके से रहेगा लो पास फिल्टर. ये हाँ इस तरीके से लो पास फिल्टर रहेगा, है ना. दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, है ना. मैं इसको h ऑफ j ओमेगा मान लेता हूँ. दिस इज ओमेगा, बिकॉज़ लो पास फिल्टर तो लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट करेगा. तो यहाँ से समझ में आ रहा है लो पास अगर सिग्नल है तो लो फ्रीक्वेंसीज पे इसका एम्पलीट्यूड हाई रहेगा और हाई फ्रीक्वेंसीज इसका एम्पलीट्यूड डिक्लाइन कर जाएगा. बट अगर बैंडविड्थ के बारे में मैं इसकी बैंडविड्थ निकालना चाहूँ तो आई नो दैट बिकॉज़ दिस इज अ बैंड अनलिमिटेड सिस्टम. ये एक बैंड अनलिमिटेड सिस्टम है, मतलब ऐसा नहीं है. एक्चुअली बैंडविड्थ क्या होता है, द हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस. मतलब जहां चेंज इन फ्रीक्वेंसीज पे मुझे सिस्टम का रिस्पांस मिल रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम. बट अगर मैं इस सिस्टम की आइडियल बैंडविड्थ निकालने की कोशिश करूं तो मुझे ये बात पता है कि सर पूरा राइट हैंड साइड जो है इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का, वो वहां पर कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड मिल रहा है. जीरो तो सर कहीं भी नहीं है, बिकॉज़ हियर इट आल्सो मतलब यहाँ पर भी सर बहुत ही मिनिमम वैल्यू यहाँ पर बैंडविड्थ की मिलेगी, है ना. तो ये चीज तो समझ में आई रहा. तो आइडियली इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, इनफिनाइट होती है. आइडियली इसकी बैंडविड्थ होती है दैट इज इनफिनाइट. ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं कि सर पूरा का पूरा जो हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा इसी सिस्टम को दे दें और बाकी सिस्टम बस बैठे रह जाए कि नहीं हमको तो बैंडविड्थ मिल ही नहीं पाए क्योंकि इसी की बैंडविड्थ अनलिमिटेड है. तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं जहां पर जो सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वो हमें इनफिनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को मिलता है,
उस तरह के सिस्टम्स को जनरली कहते हैं बैंड अनलिमिटेड सिस्टम्स, क्योंकि इनकी बैंडविड्थ क्या है? आइडियली इनफिनिट। तो ऐसे सिस्टम के लिए जनरली एक टर्म डिफाइन किया गया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हाफ पावर बैंडविड्थ। हाफ पावर बैंडविड्थ, व्हाट इज दिस हाफ पावर बैंडविड्थ? हाफ पावर बैंडविड्थ का मतलब ये है कि हम सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को इस तरह के सिस्टम जिनका बैंड अनलिमिटेड रहता है, हम उनकी वहीं तक फ्रीक्वेंसीज को सिर्फ कवर करेंगे जहां तक उनकी जो पावर है वो हाफ हो। तो अगर कोई एक सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, तो उसकी पावर क्या होती है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। और आप चाहते हैं हाफ पावर तक आप उसके बस कवर करेंगे, हाफ पावर तक, मतलब टोटल पावर इसकी कितनी है? मतलब हाई मैक्सिमम पावर क्या है? ए स्क्वायर। हाफ पावर क्या होगा? ए स्क्वायर बाई 2। अगर मैं यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड निकालने की कोशिश करूं तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा? ए बाई रूट 2। तो ये वाले फ्रीक्वेंसी तक, इस वाली फ्रीक्वेंसी तक जितना ये बैंड है, इसको बोला जाएगा इस सिस्टम की बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। ये बात सभी को समझ में आया? व्हाट इज दिस बैंड अनलिमिटेड सिस्टम? व्हाट इज दिस हाफ पावर बैंडविड्थ? और क्यों हाफ पावर बैंडविड्थ को डिसाइड किया? बिकॉज़ जब आइडियल डेफिनेशन बैंडविड्थ की यू होती है तो हाफ पावर बैंडविड्थ क्यों पिक्चर में आया? दिस इज क्लियर एवरीवन? मुझे पहले ये चीज बताओ, हाफ पावर बैंडविड्थ वाला कांसेप्ट क्लियर है सभी को? क्योंकि सर आइडियली बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, तो किसी एक सिस्टम को हम बैंडविड्थ नहीं दे सकते, है ना? तो इसके लिए हमने ये हाफ पावर बैंडविड्थ वाला जो टर्म है वो हमने डेवलप किया और वो हमने डिस्कवर किया। और वो हाफ पावर बैंडविड्थ का मतलब ये है कि पावर हाफ होनी चाहिए। जब पावर हाफ होगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? बाय रूट 2। तो उतना जो बैंड है, उतना ही को हम सिर्फ कहेंगे हाफ पावर बैंडविड्थ, और वही उसकी सिस्टम की बैंडविड्थ होगी। अब ये तो लो पास फिल्टर है। अगर ये हाई पास फिल्टर हो तो हाई पास फिल्टर के लिए अगर हाई पास सिस्टम होगा तो वो कुछ इस तरीके का सिस्टम होगा। ये सेम इसके लिए भी कंडीशन होगी कि जहां तक इसकी पावर 1/√2 होगी, a/√2 होगी, सिर्फ वहां तक उसको कवर करेंगे और बाकी सबके लिए उसको क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, है ना? बाकी सबके लिए क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो ये चीज हाफ पावर बैंड पे जो टर्म डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है बैंड अनलिमिटेड सिस्टम्स के लिए। ये एक मिनट, नोटपैड आज काम नहीं कर रहा है सही से। ठीक है, ओके, ठीक। तो यहां से हमने देखा दैट इज माई h ऑफ j ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन j f अपॉन fc, where fc इक्वल टू 1 अपॉन 2 pi rc and it is called as half power bandwidth। इसको हाफ पावर बैंडविड्थ क्यों कहा जा रहा है समझाता हूं। When f इक्वल टू fc, h of j ओमेगा कितना होगा? 1 upon 1 plus j fc upon fc, it is cancel out, that is 1 upon 1 plus j। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/√2। जो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसका ये कितना हो जाएगा? 1/√2। तो इसीलिए इसको हाफ पावर बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम कहा जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मैंने इसको क्यों हाफ पावर बैंडविड्थ कहा जा रहा है? बिकॉज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिस्टम इज 1/√2 of the maximum amplitude present in the system। ठीक है, तो this is the half power bandwidth of the system। Just wait a minute। ठीक है, this is the half power bandwidth of the system। Now, if you analyze the formula of the bandwidth of the system, you can say that this is 1/2 pi RC, and you know the time constant of the system is RC. So can I say that this is 1/2 pi T?
है ना, मैं ये कह सकता हूँ दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम एंड यू नो दैट टी आर इक्वल टू 2.2 टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी आर बाई 2.2। ये वैल्यू टी की आप यहाँ पुट करेंगे तो बैंडविड्थ इक्वल टू 2.2 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू टी आर। पाई इज 22/7 या 3.141। तो ये जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो यहां से मैं बैंडविड्थ इक्वल टू 2.2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू टी आर, यहां से टी आर में लेके आऊंगा और इन वैल्यूज को जब मैं पुट करूंगा तो टी आर और बैंडविड्थ का ये रिलेशन आता है जो आप याद रखना, टी आर इक्वल टू 0.35 इंटू अपॉन बैंडविड्थ। मतलब राइज टाइम और बैंडविड्थ, मतलब राइज टाइम और बैंडविड्थ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। इससे क्या होगा मैं बताता हूं आपको, अभी एनालिसिस करेंगे आपको समझ में आएगी बात। बेटा is my voice clear? Yes sir. Yes sir. ओके ओके ओके, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट कम होगा, लेसर इज द टाइम कांस्टेंट, समझ में मेरी बात को, टी आर का रिलेशन लिख देना, टी आर इक्वल टू 2.2 टी, टी डी इक्वल टू 0.693 टी। अगर टाइम कांस्टेंट कम होगा तो राइज टाइम एंड डिले टाइम क्या होंगे, लेस होंगे, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट कम होगा तो राइज टाइम और डिले टाइम भी क्या होंगे, कम होंगे। अगर डिले टाइम कम होगा, राइज टाइम कम होगा, तो स्पीड क्या होगी सिस्टम की, स्पीड ऑफ द सिस्टम speed of the system increases। बट अगर सिस्टम की स्पीड ज्यादा होगी तो ये बात तो समझना, ये एक एडवांटेज है कि अगर टाइम कांस्टेंट को आप कम करेंगे तो राइज टाइम डिले टाइम कम होगा, बट सिस्टम की स्पीड क्या होगी, हाई होगी। बट अगर टाइम कांस्टेंट कम होगा, अगर राइज टाइम कम होगा, तो सिस्टम की जो बैंडविड्थ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। सिस्टम की बैंडविड्थ अगर ज्यादा होगी तो सिस्टम के अंदर हाई फ्रीक्वेंसीज भी प्रेजेंट होंगी, और हाई फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होने के सिस्टम में क्या आ जाएगा, नॉइज, नॉइज इन द सिस्टम, नॉइज इन द सिस्टम इंक्रीजेस। और सिस्टम के अंदर अगर नॉइज आ गया तो सिस्टम के अंदर एरर इंक्रीजेस हो जाएगी, मतलब सिस्टम के अंदर एरर इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब पहला ट्रेड ऑफ समझ में आ गया सर कि अगर हम, क्योंकि हमने अपने ये परफॉर्मेंस से देखा था, हमने अपने ये सिस्टम की परफॉर्मेंस से ये देखा था कि सर सिस्टम हमारा थोड़ा स्लगिश है, स्लो है। सो इफ आई decrease the time constant so that the delay time and rise time would decrease, और delay time और rise time decrease होगा तो सिस्टम की स्पीड इंक्रीज होगी, और सिस्टम की अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो सिस्टम अच्छा ही देगा, एडवांटेज, सिस्टम फास्ट बनेगा। बट पैरेलली द बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम आल्सो इंक्रीजेस, और बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम इंक्रीज होने से क्या होगा, सिस्टम के अंदर नॉइज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगी, और नॉइज के इंक्रीज होने की वजह से सिस्टम में एरर आएगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी रिड्यूस होगी। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? ये बात समझ में आया, इसलिए मैंने बैंडविड्थ का टर्म आप लोगों को समझाया, ये बात सभी को क्लियर है कि एक ट्रेड ऑफ है स्पीड में और नॉइज में, जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। So this is the first disadvantage of the, I think this is the biggest disadvantage of the first order control system, in which we cannot increase the speed of the system by ignoring the bandwidth of the control system, because the bandwidth
will eventually introduce a noise in our control system, in our first order control system. I hope this point is clear everyone, है ना? ये सभी को clear होगा ये वाला point. Now the next parameter is settling time. ठीक है, सेटलिंग टाइम क्या होता है? It is a time taken by a response to rise from 0% to 100% of final value and stay with it is called as settling time. ठीक है? Now, if this is my step response, C of t, ठीक है? So what is the settling time? Settling time ये कह रहा है कि उतना टाइम जितना कि आपका रिस्पॉन्स 0% से 100% पहुंचने पर फाइनल वैल्यू के लेता है और फिर वहीं रहता है, उस टाइम को कहते हैं सेटलिंग टाइम. नाम से समझ में आ रहा है सर, दैट माय आउटपुट इज सेटल्ड आउट. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर in every response of the control system there are two components. The first one is transient response and the second one is steady state response. So settling time is a time taken by the response of the control system for completing the tenure of the transient response of the system, or we can see that the time taken by the system response to reach the steady state point is called a settling time. जैसे कि आपका स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, आप अपने स्टडी स्टेट पर रीच कर जाएंगे, आप स्टडी स्टेट पर पहुंच जाएंगे, उतना टाइम जब सिस्टम की रिस्पॉन्स मिलने से जब शुरुआत हुई थी, इनपुट देने के इंट्रोडक्शन के बाद जब शुरुआत हुई थी, उस टाइम को हम कहते हैं स्टडी स्टेट. सो आइडियली अगर मैं बात करूं, चाहे अपना इंपल्स रिस्पॉन्स के बारे में बात करूं या स्टेप रिस्पॉन्स के बारे में बात करूं, तो आपको पता है कि सर ये तो 100% तो ये तभी पहुंचेगा मेरा रिस्पॉन्स जब इनफाइनाइट ऑफ टाइम का. सो आइडियली द सेटलिंग टाइम इज इनफाइनाइट. अगर मैं आइडियल केस में बात करूं, अगर मैं आइडियल केस के बारे में बात करूं, तो सेटलिंग टाइम दैट इज TS इक्वल टू इनफाइनाइट. ये तो बहुत ही दिक्कत है. तो इसीलिए इनको कुछ टॉलरेंस लेवल के साथ में सेटलिंग टाइम डिफाइन किए गए. ठीक है? सो इफ द रिस्पॉन्स इज C of t इक्वल टू 1 minus e to the power minus tau upon t u of t, तो देखा गया कि कितने कितने परसेंट पे कितना कितना टॉलरेंस लेवल मिल रहा है. अगर टाइम इक्वल टू 1t है, यू नो दैट C of t की वैल्यू कितनी आती थी? 0.63 into t. ये हमने निकाला था उस दिन, कल हमने लास्ट क्लास में निकाला था. 0.63, मतलब ये 63% ऑफ 1 है. तो यहां पर ये सिस्टम जो पहुंचा है वो 63% पहुंचा है. t इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट पे, t इक्वल टू 2 टाइम कांस्टेंट पे कितना पहुंचेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो. C of t की वैल्यू आ जाएगी 86%. अगर t इक्वल टू 3t के बारे में बात करूंगा तो 95%. t इक्वल टू 4t के बारे में बात करूंगा तो
98%। अगर t इक्वल टू 5t के बारे में बात करता हूं तो मेरा सिस्टम पहुंच जाता है 99.8% पर, या 99 किसी किसी का में 99.3 भी दिया रहता है। तो मतलब इतना टॉलरेंस एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इफ आई गो फॉर t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम, इतना मेरे पास टाइम कहाँ है कि मैं आउटपुट को सेटल होने के लिए इतना वेट करूं। सो जनरली सेटलिंग टाइम 2% टॉलरेंस से मान लेते हैं। अगर वो नहीं आपसे कह रहा है, टॉलरेंस लेवल आपसे नहीं कह रहा है, तो यू कैन बेसिकली अज्यूम दैट कि आप 2% टॉलरेंस लेवल पर आप निकाल सकते हैं। सेटलिंग टाइम इक्वल टू 40, इतना तक आप निकाल सकते हैं। और यहां आप मेंशन कर सकते हैं फिर 2% टॉलरेंस लेवल। ये बात समझ में आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? कि आइडियली सेटलिंग टाइम तो इनफाइनाइट है, आइडियली जो सेटलिंग टाइम है दैट इज बेसिकली इनफाइनाइट, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। तो हम समथिंग आपको क्वेश्चन में, जैसे कभी कोई क्वेश्चन देगा तो वो मेंशन भी करेगा कि हाँ, यू कैन अज्यूम दैट 2% फॉर 2% टॉलरेंस लेवल, व्हाट इज द सेटलिंग टाइम। तो आप वहां से सेटलिंग टाइम निकाल सकते हैं, एंड these are the function of the time constant. So if you know the value of r and c, you can just basically just calculate the formula for or the value of the settling time in your system. You can calculate that. Now, why this settling time is so important? This settling time inversely proportional to the stability of the system. First relation. And the second relation is this settling time is directly proportional to accuracy of the system. Sir, how can I prove it? You know that कि सर मैंने, अगर मैं स्टेप रिस्पॉन्स के बारे में बात करूं तो सर मैंने अपने सिस्टम का जो इनपुट दिया है वो क्या दिया है? यूनिट स्टेप। तो मैं क्या चाहूंगा आउटपुट में कि सर मुझे यूनिट स्टेप मिले। आई डोंट वांट दिस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, आई जस्ट वांट दिस सर। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, क्योंकि मैंने इनपुट जब आपको ये दिया है, मैंने आपको जब अगर यूनिट स्टेप इनपुट दिया, देन आई वांट that my output should stick at 1, not this transient response which I generally get in the step response of the system. तो आप मुझे बात बताइए कि आपके सिस्टम का जितना सेटलिंग टाइम होगा, जितना ज्यादा सेटलिंग टाइम होगा, इसका मतलब क्या है? सर मेरे सिस्टम में जितना ज्यादा सेटलिंग टाइम है उतना ही मेरे सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बड़ा है। If I basically settling time calculate for 2% tolerance level, और सेटलिंग टाइम एक सिस्टम का आ रहा है 10 सेकंड और एक सिस्टम का सेटलिंग टाइम आ रहा है 20 सेकंड, तो इसका मतलब ये कि सिस्टम को 98% पहुंचने में एक में तो लग रहा है 10 सेकंड, एक में तो लग रहा है 20 सेकंड। तो आपके हिसाब से किसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ज्यादा लंबे समय तक है? 20 सेकंड वाले का। और जितना ज्यादा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उतना ही वो अनडिजायर्ड है, मतलब सिस्टम उतनी ही अच्छे से कमांड फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी? तो जितना ज्यादा सेटलिंग टाइम होगा उतना ही कम सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी, और जितना कम सेटलिंग टाइम होगा उतनी ही सिस्टम की ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके ओके, नाउ अब सिस्टम की एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। सर जितना, अब एक किसी सिस्टम के लिए जितना आप वेट करेंगे उसके सेटल होने का, जितना आप वेट करेंगे, अगर मैं एक टाइम कांस्टेंट वेट करता हूं तो कितना रिस्पांस पहुंचा है? 63%। अगर आपने इस पॉइंट पर आके सिस्टम को सेटल मान लिया, तो आप मुझे बताइए सिस्टम में एक्यूरेसी कितनी की आ गई?
37% की। अगर आपने कहा नहीं सर मैं 2 टाइम कांस्टेंट रुक जाऊंगा, तो सिस्टम के लिए एक्यूरेसी सिस्टम की एरर कितनी है 14%। आपने कहा नहीं सर मैं और 3 टाइम तक रुक जाऊंगा, तो अब सिस्टम में एरर कितनी है 5% की। मैंने कहा नहीं सर मैं और रुक जाऊंगा, तो यहाँ सिस्टम की एरर कितनी है 2% की। 90% है, 0.98 वैल्यू मिली है, 1 - 0.98 क्या होता है 0.02, मतलब 2% एरर है। तो सिस्टम का जितना ज्यादा सेंडिंग टाइम होगा, मतलब उसका मतलब ये है कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो उतना ही अपने रेफरेंस वैल्यू के नजदीक पहुंचेगा, और जितना रेफरेंस वैल्यू के नजदीक पहुंचेगा उतनी सिस्टम के अंदर एरर क्या होगी कम, और एक्यूरेसी क्या होगी ज्यादा। सो आई होप दिस 2 points are clear. The settling time is inversely proportional to the stability of the system, and the settling time is directly proportional to the accuracy of the system. So that's why the settling time parameter is very very important. ठीक है, ये दोनों एनालिसिस को आप लोग याद रखना। ठीक है, आई होप ये सभी का क्लियर होगा। ठीक है, द लास्ट पैरामीटर, एक पैरामीटर और है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, दैट इज स्टडी स्टेट एरर। Steady state error. What is steady state error? It is a difference between a reference input and controlled output in steady state behavior of system। ये जो अभी हम एरर के बारे में बात कर रहे थे ना, इसको स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ही कहते हैं, इसको स्टडी स्टेट एरर ही कहते हैं। जो 2% 3% की बात कर रहे हैं, तो जनरली स्टडी स्टेट एरर एक वो एरर है सिस्टम की जब मेरा आउटपुट अपने स्टडी स्टेट में पहुंच जाए, और उसके बाद में फिर मतलब आउटपुट स्टडी स्टेट में कब पहुंचेगा सेटलिंग टाइम पर। उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में आप अपने सिस्टम के और आउटपुट के और जो रेफरेंस इनपुट के बीच में जो बेसिकली जो डिफरेंस है, उसको मैं कहता हूं स्टडी स्टेट एरर। ये फिजिकल मीनिंग है, बट मैथमेटिकली हम इसमें टाइम टेंड्स टू इनफिनाइट कर देते, बिकॉज़ आइडियली तो स्टडी स्टेट का वैल्यू पहुंचेगी इनफिनाइट पर पहुंचेगी, तो इसलिए हम टाइम टेंड्स टू इनफिनाइट कर लेते हैं। वहां पर हम चेक करते हैं कि व्हाट इज द एरर इन योर सिस्टम। एरर हाउ कैन वी बेसिकली इंट्रोड्यूस इन योर सिस्टम। Sir, if the bandwidth of the system is high, then noise can be introduced in the system, and this noise brings the error in your system. मेरी बात समझ में आ रही है? तो एरर कहां से आ सकती है? नॉइज की वजह से एरर आ सकती है सिस्टम में, इसलिए बैंडविड्थ को आपको कम रखना पड़ेगा अगर आप एरर कम चाहते हैं तो। सो जनरली अगर मैं किसी भी सिस्टम के लिए एरर निकालना चाहूं, एरर क्या होता है? जो आपका इनपुट है रेफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट, दैट इज माय कंट्रोल्ड आउटपुट। बट यहाँ पर चूंकि स्टडी स्टेट एरर है, तो आपको इस एरर फंक्शन को टाइम टेंड्स टू क्या करना पड़ेगा इनफिनाइट करना पड़ेगा। तो दिस इज योर एरर, दैट इज आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। ठीक है, इससे एक एस डोमेन में एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है? लाप्लास डोमेन में एक फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो, किसी को याद हो तो, फाइनल वैल्यू थ्योरम। ये जो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो कुछ रूल्स आपको पता चल रहा है ना, इनको कॉपी में एक अलग जगह नोट करते चलना। दैट इज, अगर आपके पास में एक टाइम डोमेन में फंक्शन है, मैं कैसे समझाऊं उसको, एक्स ऑफ टी, अगर आप उसकी वैल्यू x ऑफ इनफिनाइट निकालना चाहते हैं, तो आप उसकी वैल्यू x ऑफ इनफिनाइट, अगर इसको देखो एक मिनट, अगर आपके पास में एक फंक्शन है टाइम डोमेन में x ऑफ t, अगर आप इसकी इनिशियल वैल्यू निकालना चाहते हैं या फाइनल वैल्यू निकालना चाहते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट इनटू x ऑफ t, इसीलिए इसको फाइनल वैल्यू थ्योरम कहते हैं। तो आप इसको लाप्लास डोमेन में x of s multiplied with s limit s tends to 0 करके निकाल सकते हैं। This is a final value theorem.
मतलब ये कि किसी भी फंक्शन को अगर आप उसकी फाइनल वैल्यू निकालना चाहते हैं टाइम डोमेन में, तो you can calculate that final value in time domain y, the initial value in the Laplace transform of the function with the multiplication of s. इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? जैसे हमारा ESS था, that is limit e tends to infinite e of t था. What can you do? Limit s tends to 0 s into e of s. यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है? Now अब इससे थोड़ा हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, देखो ध्यान से सभी लोग. दिस इज माय नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, दैट इज आर ऑफ एस. एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ड्राइव होगा, तो ध्यान से रखना, वो फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा. जी ऑफ एस, सी ऑफ एस, दिस इज एच ऑफ एस, ठीक है? सो this is C of S, this is C of S, this is feedback signal B of S, and this is E of S. यही तो अलग सिग्नल होता है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है. This E of S actually is this E of S. So अगर मेरा सिस्टम, क्योंकि मैंने जो अपना जो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम बना था ना, आइडियली जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम बना था, तो उसमें H of S की वैल्यू क्या थी? तो समझ में नहीं आएगा अभी. यहाँ पर ESS limit t tends to infinity e of t equal to limit s tends to 0 s of r of s minus b of s, ये था. बट आपको ध्यान हो कि फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम क्या था? r of s 1 upon st, और ये क्या था? यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम था. दिस इज यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. तो ये B of S एक्चुअली किसके बराबर है? C of S के बराबर है. ESS लिमिट t tends to infinity e of t equal to limit s tends to 0 s of r of s minus c of s. ये लिख सकता हूं मैं. यहां से मैं क्या कर सकता हूं? ESS लिमिट s टेंड्स टू 0 s r of s मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस c of s अपॉन r of s. यहां से वैल्यू क्या आएगी? ESS की लिमिट s टेंड्स टू 0 s r s 1 माइनस CLTF. व्हाट इज CLTF? तो c of s अपॉन r of s क्या है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. तो ये एक फॉर्मूला मुझे यहां से ड्राइव हो गया, तो मैं ये लिख सकता हूं. आपको ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखिए कि अगर किसी सिस्टम को आपको एरर निकालनी है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? लिमिट s टेंड्स टू 0 s into r of s into 1 minus क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. अगर आपके पास में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, देखिए अभी हम लोग जब सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, तो जनरली क्या है कि हम लोग वहां पर जब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पर जो एरर निकालते हैं वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकालते हैं. बट कभी-कभी क्या होता है, वहां से फॉर्मूला गलत हो जाता है, या क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली मेंशन्ड है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो व्हाट कैन यू डू? आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दिस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए. दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी स्टेट एरर. ठीक है, तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स थे जो कि मैंने आपको बहुत ही एलैबोरेटली मैंने आपको एलैबोरेट मैनर में मैंने आपको ये डिस्कस की है, और सबके मतलब समझाए, सबके डेरिवेशन कराए. अब सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में मैं जब आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं आप लोगों को ये सब चीजें नहीं बताऊंगा. मैं आपको डायरेक्टली मैं आपको क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बस फॉर्मूला लिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सारे सेटलिंग टाइम क्या होता है, डिले टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है, ये मैंने सब आपको डिस्कस किया हुआ है. तो हम बस उसका मतलब समझेंगे, और मतलब समझने के बाद में हम उसके फॉर्मूले को देखेंगे और फॉर्मूले को याद रखेंगे. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं सेकंड यूनिट से, वो न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल आने के साथ में न्यूमेरिकल आएगा, और हो सकता है कि वो आपसे फर्स्ट ऑर्डर का टाइम रिस्पांस पूछ ले. तो जो मैंने ड्राइव किया था इंपल्स रिस्पांस, स्टेप रिस्पांस, सेकंड ऑर्डर का तो बहुत पूछा जाता है स्टेप रिस्पांस, तो वो मैं आपको
जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, और जो नहीं है उनके सिर्फ फॉर्मूले दिखाऊंगा। ठीक है। सेकंड रिस्पॉन्स, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए, क्योंकि और आप चाहें आप ड्राइव करना तो सेम मेथड जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में ड्राइव किया है उसी सेम तरीके से आप लोग उसको ड्राइव कर सकते हैं। सो बिफोर एंडिंग द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम वी विल सी द वन एग्जांपल किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, फॉर ए यूनिट स्टेप is given to the system having a transfer function T of s equal to 1 upon s plus 2. Now what is the settling time for 2% error band? What is the settling time for 2% error band? मेरी बात समझ में आ रही है? 2% error band के लिए मैंने आपको settling time बताया था कि that is 40. Odds t equal to RC. बट इस क्वेश्चन में आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, आपको कोई सर्किट डायग्राम दिया नहीं है, आपको ना कोई आर की वैल्यू दी गई है ना सी की वैल्यू दी गई है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मे बी सम एरर आ सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में आप अपने कन्वेंशनल मेथड से करें। आप क्या करें, सीटी निकालें, सीटी निकालने के बाद में आप ईटी निकालें, और ईटी निकालने सॉरी तो सेकंड टाइम निकालना है ना यहाँ पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2% का मतलब क्या होगा, रिस्पॉन्स कितना होना चाहिए, 98%, और वो निकालें। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहां पर ट्रांसफर फंक्शन मुझे दिया हुआ है सिस्टम का 1 अपॉन s प्लस 2, ये होता है c ऑफ s अपॉन r ऑफ s। यहां पे r ऑफ t इनपुट में क्या दिया है, यूनिट स्टेप, तो मतलब r ऑफ t की वैल्यू यहां पर कितनी है, दैट इज u ऑफ t। तो इससे r ऑफ s क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s। समझ में आ रहा है? तो c ऑफ s की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 1 अपॉन s प्लस 2 इंटू 1 अपॉन s। अब यहां से c ऑफ t निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करूंगा, दैट इज s प्लस 2 प्लस s। तो यहां से s का जो कोफिशिएंट आ जाएगा दैट इज 1/2, और s प्लस 2 का आ जाएगा -1/2। ठीक है। तो c ऑफ s की वैल्यू जो आएगी यहां से वो आ जाएगी वैल्यू 1/2 1 minus e to the power minus 2t into u of t. This is your c of t. This is your c of t. ये वैल्यू आ गई। Now ठीक है। अब इस सिस्टम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, c ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर क्या है, कुछ मैंने शायद ऐसा लगा है मैंने शायद यहां पर कुछ गलत किया है। मैंने एक बार देख के मुझे बताओ यहां पर क्या गलत किया है मैंने। इज समथिंग रॉन्ग, पार्शियल फ्रैक्शन सही है कि नहीं है? ठीक है, आई होप सही होगा। ठीक है, सही है। ओके, तो c ऑफ t की वैल्यू यहां पर आ गई 0.5 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t इंटू u ऑफ t। ठीक है। अब वो कह रहा है 2% टॉलरेंस तक, मतलब 98% ऑफ फाइनल वैल्यू। अब यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो सकती है c ऑफ t, आप जरा मुझे बताओ। c ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब t कितना हो, इनफिनाइट है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू c ऑफ t की, फाइनल वैल्यू c ऑफ t की कितनी हो सकती है, 0.5। तो
98% ऑफ 0.5 होगा, जब पहुंच जाएगा तब मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, सेटलिंग हो जाएगा। तो 98% ऑफ 1/2, तब ये मेरा जो सिस्टम है ये अपने सेटलिंग टाइम पे पहुंच जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहाँ पर आप वैल्यू निकालो, 0.5 को 1.2 से कैंसिल कर दो, दिस इज 0.98, 1 माइनस e⁻² into सेटलिंग टाइम। यहां से आप e⁻² into t सेटलिंग टाइम करेंगे तो 1 माइनस 0.98, तो e⁻² सेटलिंग टाइम से आ जाएगा 0.02। तो यहां से आप जब सेटलिंग टाइम निकालेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी दैट इज 1.95 सेकंड। कैलसी की मदद से आपको निकाल सकते हैं, मेरे पास आंसर है इसलिए मैं आंसर आपको मेंशन कर रहा हूं। तो जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तब आपको कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में मैंने आप लोग को डेरिवेशन आप लोगों को बताया हुआ है कि डेरिवेशन से आप अगर इस मेथड से करेंगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो कि सर उससे अगर हम लोग करते तो क्या गलत हो सकता था। इसका एक दूसरा मेथड क्या था बताता हूं आप लोग। इसका जो दूसरा मेथड था वो ये था कि आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया था 1/s+2, और आप लोग को पता है कि आप लोग का जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन निकल के आता है दैट इज 1/1+st ये था। तो इसको पहले आप कन्वर्ट करो, दैट इज 1/2, यहां से हो जाएगा 1+s into 1/2। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट यहां से कितना आ गया, हाफ सेकंड। टाइम कांस्टेंट कितना आ गया, हाफ सेकंड आके, दैट इज 0.5 सेकंड। तो इसके बाद में जब आप सेटलिंग टाइम निकालेंगे 2% के लिए तो कितना आएगा, 4 into t, और 4 into t करेंगे तो कितना होता है, 4 into 1/2, दैट इज 2 सेकंड। दिस इज रॉन्ग। कभी कभी एग्जाम में ये गलत हो सकता है। ऐसा ये सर ऐसा गलत हो क्यों रहा है? मैंने आपको ये जो 4t और 5t, ये जो आपको 98% के लिए और ये 99.3% लिखा है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर एग्जैक्ट आप निकालेंगे तो आई होप से दिस इज 3.95 और 3.98 आता है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू वहां से निकालने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू शायद कुछ समथिंग 3.95 और 3.98 आता है, अगर ड्राइव करेंगे उस सेम मेथड जैसे सेम मेथड से हमने किया। तो इसीलिए आप कन्वेंशनल अप्रोच को कभी-कभी जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है और वो आपसे अप्रोक्सीमेशन वगैरह ऐसा वर्ड नहीं लिख रहा है, then you just go for this conventional method। यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। I hope the question is clear, the method is clear, and the first order control system is clear for everyone। सेटलिंग टाइम क्या होता है, डिले टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे आप इनको रिवाइज करेंगे, हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लग रहा हो कि सर ये तो टफ है, ऐसा नहीं। एक बार आप जब चीजों को रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम और सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है ना, ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम फॉर इन व्यू फॉर, मतलब अगर आप अपने एग्जाम पर्पस से बात करें तो वो है सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। सर फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का जो हमने सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज देखा, डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो हमने ये देखा सर दे आर स्लगिश इन नेचर। स्लो है सर वो, और स्लो के साथ में दिक्कत ये है कि अगर हम इनको इंक्रीज करने की कोशिश करें, इनकी स्पीड को स्पीड करने की कोशिश करें तो टाइम कांस्टेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, और टाइम कांस्टेंट अगर रिड्यूस करते हैं तो बैंडविड्थ इंक्रीज होगी, और बैंडविड्थ इंक्रीज होगी तो फिर नॉइज इंट्रोड्यूस होगी। तो इनके सिस्टम को हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को लेकर आए, और सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, सिस्टम में ऑसिलेशंस को इंट्रोड्यूस कराया। जब जिस सिस्टम में ऑसिलेशंस होते हैं दे आर जनरली फास्ट, सिस्टम में
ऑसिलेशंस को हमने इंट्रोड्यूस कराया, और जो सिस्टम में ऑसिलेशंस होते हैं दे आर जनरली फास्ट। अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमारे पास में आर और सी तो था, और सी के साथ में अगर आपको ऑसिलेशंस कराने हैं देन यू नीड इंडक्टेंस। तो इसी से हमारा सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम बना। बट हमें सेकंड ऑर्डर सिस्टम को क्या रखना है, लो पास फिल्टर रखना है, क्योंकि अगर हम हाई पास फिल्टर रखेंगे तो सिस्टम हमारा नॉइजी हो जाएगा। सो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। And in our subject, we say this type of system is called as second order control system. This system is very, very important for your examination. यहाँ बहुत सारी एनालिसिस है, damping ratio, natural frequency of the oscillation, damped frequency of the oscillation. This system is very, very important. यहाँ इतने सारे concept हैं, यहाँ इतने सारे concept हैं that you will be surprised कि सर इस छोटे से सिस्टम के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। So I hope this is clear कि why we have to introduce the second order control system। अगर हमारे पास first order control system था तो हमें second order control system पर क्यों आना पड़ा? This is the main reason, because the first order system is sluggish in nature, and for increasing the speed we have to introduce oscillations. And in the RC circuit, if you want to introduce oscillation, then you need inductance. No doubt they are I think they are more bulkier than the first order control system, but the speed and the stability of this system we can control in a very good manner than first order control system. यहाँ पर हम अपने आउटपुट को, यहाँ पे सिस्टम के पैरामीटर्स को हम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में हम नहीं कर पा रहे थे, because there is a trade off between the bandwidth and the speed of the system, है ना? So I hope this is clear, and ये हम सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है और सिस्टम के बारे में जो और आई थिंक डिफरेंट फीचर्स हैं, ये मैं डिस्कस टुमारो। पोल्स देखेंगे, पोल्स की लोकेशंस को देखेंगे कि पोल्स किस तरीके से सिस्टम की फीचर्स को, मैंने पोल्स और जीरोस क्या होते हैं वो तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है, बट सिस्टम का पोल और सिस्टम का जीरो सिस्टम की प्रॉपर्टीज को किस तरीके से चेंज करता है, we'll see that in tomorrow's class or I think day after tomorrow's class. I hope this point is clear. आज जो भी हमने पढ़ा होगा वो सबको क्लियर होगा, है ना? तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। और किसी को कोई डाउट हो बेटा? Any doubt? Is there any doubt? Clear sir. क्या डाउट? अच्छा क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. ध्यान रखो अपना। Thank you. ओके बेटा, ओके। फिर कल क्लास में हम आगे की चीजें देखेंगे। थैंक यू सो मच।